दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 7 महीने का वक्त है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और चुनाव आयोग की तैयारी है क्या, यह तो अभी सामने आया नहीं है। और सिर्फ 1.5 से 2 महीने का वक्त है 5 राज्यों में चुनाव होने को लेकर, और उसको लेकर कौन सी तैयारी इंडिया ने की है, यानी तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने मिलकर जो इंडिया बनाया है उसकी भी तैयारी क्या है, यह भी अभी कोई जानता नहीं है। लेकिन सरकार की तैयारी हो चली है, राज्यों को लेकर भी और लोकसभा चुनाव को लेकर भी। और यह तैयारी चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और शायद इंडिया भी इसमें कहीं पिछड़ तो नहीं रहा है। यह सवाल अब इसलिए जरूरी है क्योंकि कल तक जिक्र सिर्फ नेताओं का होता था, और इस बात का जिक्र होता था कि किसकी फाइल कब खुलेगी, किसकी फाइल कब बनेगी, और किसके ऊपर छापा कब पड़ेगा, जांच कब होगी और जेल के पीछे वो कब जाएगा। लेकिन अब उसके आगे का सवाल सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नेताओं से आगे बढ़कर अब नौकरशाहों की फाइल भी खुलेगी, नई फाइल भी बनेगी। और पुरानी फाइल अभी की नहीं, बल्कि 2014 से पहले जो नौकरशाहों की लिस्ट थी कि उनके खिलाफ करप्शन के ये मामले हैं, वो सभी लिस्ट तैयार हो गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि 2014 से पहले नौकरशाहों के खिलाफ अब बिना किसी अनुमति के जांच हो सकती है, सजा दी जा सकती है, गिरफ्तारी के लिए भी किसी से पूछना नहीं होगा। तो एक क्षण के लिए आपके जहन में यह सवाल होगा, कितने नौकरशाह तब थे, कितने नौकरशाह अब हैं, और क्या वाकई अगर सभी को मिला दिया जाए तो इस देश के भीतर में क्या विपक्ष का नेता और क्या नौकरशाह, सभी की धड़कनें इस दौर में बढ़ जाएगी। नेताओं की बढ़े या ना बढ़े, लेकिन नौकरशाहों की धड़कनें तो यकीनी तौर पर बढ़ ही जाएगी। और उनकी तादाद 2014 से पहले 250 से ज्यादा नौकरशाहों की लिस्ट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के पद पर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट अब सरकार के पास है। उस दौर में जो भी करप्शन के मामले थे, उस दौर में आय से ज्यादा संपत्ति का मामला हो या अलग अलग घपले घोटालों के भीतर किसी भी नौकरशाह का नाम जो कि संयुक्त सचिव के ऊपर का पद होगा, उसके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अगला सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ 250 हैं, और इस दौर का सच क्या है? इस दौर का सच यह है कि बीते 5 वर्षों में 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, यानी 2014 से पहले 250 नौकरशाह, 2018 के बाद से 216 नौकरशाह और जोड़ लीजिए, दोनों मिलाइएगा तो तकरीबन 466 नौकरशाह हो गए। उसके बीच का जो हिस्सा है 2015, 2016, 2017 और 2018 के मार्च तक का, इन 3.5 सवा 3 सालों के भीतर तकरीबन उस बीच में 175 नौकरशाह और भी हैं, यानी आंकड़े 500 को पार कर गए। तो क्या 500 नौकरशाह इस दौर में 2024 से पहले उनकी धुगधुगी इस दौर में बचती रहेगी, और वो संभल कर काम करेंगे, सहम कर काम करेंगे? पता नहीं सरकार कब कौन सी फाइल खोल दे। और इन सब के बीच ईडी और सीबीआई से कुछ छुपा हुआ नहीं है, उसके पास तो पूरी फहरिस्त है, उस दौर की भी, इस दौर की भी। और जो सरकार संसद के भीतर जानकारी देती है, अगर उन आंकड़ों को परखें तो मौजूदा वक्त में जो इंडिया के भीतर सक्रिय नेता हैं, सक्रिय पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे जुड़े हुए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, और इससे हटकर जो नेता प्रभावी तौर पर हैं, उनकी संख्या 89 है। यानी 89 सांसद, विधायक, नेता जो बहुत प्रभावी हैं इंडिया के भीतर, उनकी भी लिस्ट तैयार है। और इससे हटकर तकरीबन 6 राज्यों को डिस्टर्ब करने की स्थिति में किसी भी वक्त सरकार आ सकती है। सरकार का मतलब उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आएगी जिसमें पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। उसमें बंगाल दायरे में आता है, बिहार दायरे में आता है, उसके दायरे में तेलंगाना भी आता है, उसके दायरे में तमिलनाडु भी आता है, उसके दायरे में आंध्र प्रदेश भी आता है, उसके दायरे में झारखंड भी आता है। और जो जहां पर सत्ता नहीं है, वहां के जो प्रमुख हैं, उसमें चाहे आप एनसीपी का नाम लीजिए या उसमें आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की नाम लीजिए,
हर किसी का नाम इस फेरिस्त में जुड़ा हुआ है, तो अगर जांच की प्रक्रिया अपराध बताते हुए उस किसी की छवि को धूमिल करना और नौकरशाहों की धुकधुकी को बढ़ाए रखना, यह एक ऐसी राजनीति है या ऐसी बिसात है जिसका कोई तोड़ इस दौर में नहीं है, जब तक इंडिया इतना सक्रिय ना हो जाए और जनता को सक्रिय ना कर दे और राजनीतिक तौर पर समझाने ना लगे इस देश के भीतर में कि देखिए, सत्ता जिसके हाथ में होगी वह अपने तरीके से काम करेगा और करप्शन तो उसके भीतर भी है, लेकिन वह अपने लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और मैसेज साफ है कि सत्ता के साथ आ गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। शायद यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर किसी को लगने लगा है कि करप्शन को लेकर इस देश के भीतर कोई भी नेता दागदार नहीं है, क्योंकि दागदार है और कार्रवाई होती नहीं है, और कार्रवाई होने से पहले वह सत्ता के साथ खड़े हो जाता है तो वह बेदाग हो जाता है। तो यानी इस दौर में पूरे कानून की प्रक्रिया की धज्जियां क्या चुनावी तौर पर उड़ाई जा रही है और राजनीतिक तौर पर सियासत साधने की कोशिश हो रही है। आइए जरा एक एक पन्नों को फिर खोलते हैं। पन्ने तो हर दिन खोलते हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जब यह फैसला दिया कि संयुक्त सचिव के ऊपर जो 2014 से पहले के नौकरशाह थे उनकी फाइल खोली जा सकती है। यानी इससे पहले यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या इसके ऊपर स्तर के अधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी अनुमति के बगैर जांच नहीं हो सकती है, और जो ये प्राधिकार जो सक्षम होता है वह भी सहमति देती है तो उसके खिलाफ कोई नौकरशाह अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। लेकिन अब सब दरवाजे बंद और नौकरशाहों के खिलाफ पुराने लंबित मामलों की जांच, किसी की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं और गिरफ्तारी की भी छूट है। जाहिर है जो इस देश को संभाले हुए नौकरशाहों की टीम है और उसमें भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तमाम लोग इसमें शरीक हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी की जो लिस्ट बतलाती है वो बहुत साफ तौर पर कहती है जिनके खिलाफ मामला चल रहा था। सीबीआई के पास तकरीबन 138 ऐसे केसेस हैं जिसके दायरे में तकरीबन 175 नौकरशाह आते हैं, और ईडी के पास भी 57 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसके दायरे में 100 से ज्यादा अधिकारी जो खास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर हो, संपत्ति बनाने और उसको बाहर पैसा भेजने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, उस तमाम दायरे में नौकरशाहों की एक पूरी टीम आती है। और आज ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई को भी इजाजत दे डाली कि अब आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। और यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू हुआ कि लालू यादव जाएंगे तो राबड़ी देवी जाएंगी, वो जाएंगी तो मीसा भारती जाएंगी, और वो जाएंगी तो अन्य बेटियों को भी उस दायरे में लाया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सुनवाई 21 तारीख को होगी, और अगर अदालत 21 सितंबर को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर मौजूदा वक्त में जैसे लालू यादव इस वक्त जमानत पर हैं, राबड़ी देवी जमानत पर हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव को भी अदालत से जमानत लेनी पड़ेगी। तो बिहार सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट में बीजेपी के चुनावी तौर पर आकर खड़ा है, और वहां पर सेंध लगाने का मतलब यह है कि चुनाव प्रचार के मैदान में उस शख्स को जाने ही मत दो जिसके जरिए वोट इधर से उधर होने की परिस्थिति पैदा होती हो। तो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, अगर रोक दिया जाए या इस परिवार को रोक दिया जाए, क्योंकि परिवार के सारे लोगों का नाम तो बहुत साफ तौर पर जो जमीन दी गई और जो नौकरी के बदले जमीन ली गई उसको लेकर जो पूरी लिस्ट तैयार है सीबीआई के पास, उसमें तो उसने बहुत साफ तौर पर इससे पहले जो अगस्त के महीने में छापे मारे और पूछताछ की, उस पूरे परिवार से ही पूछताछ की। उसमें लालू यादव की बेटी रागिनी हो या चंदा हो या फिर हेमा हो या फिर मीसा हो या राबड़ी देवी खुद क्यों ना, सभी से पूछताछ और छापे तो पड़े हैं। तो पुराने केस में जमानत पर सभी हैं और नया केस में सभी आरोपी हैं, और इसमें तेजस्वी यादव को लेकर भी सरकार कार्रवाई। तो क्या बिसात सिर्फ बिहार को लेकर बन रही है? जी नहीं। इस बिसात को समझें और उसके साथ नौकरशाहों को जोड़ें। उसके साथ ये समझिए कि जिन जिन क्षेत्रों के भीतर और जिन जिन ऑफिसेस के भीतर जो नौकरशाह करते हैं और उनकी जो लिस्ट तैयार है, उस लिस्ट को हम आपको बताएं उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। हमारी टीम ने जो तैयार किया है उसमें सीधे तौर पर ममता बनर्जी डिस्टर्ब होंगी, अभिषेक बनर्जी जेल चले गए तो,
और वो लगातार कह रही हैं, कल भी कह रही थी, बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा एमपी और एमएलए टीएमसी के शारदा नारदा कांड के मद्देनजर लिस्ट तैयार है, कब किसी को किस रूप में डाल दिया जाए, लेकिन उससे असर नहीं पड़ता है। तो जिससे असर पड़ता है, अब उसको लेकर चुनावी तैयारी बहुत साफ तौर पर है। बिहार का जिक्र हमने आपसे कर ही दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन और सीता सोरेन, यह दोनों राजनीतिक तौर पर प्रभावी हैं, तो इनको क्या जेल में डालकर आदिवासी वोटों को अपने साथ बीजेपी ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? इस सवाल का मंथन जरूर है, अन्यथा किसी भी दिन हेमंत सोरेन को उठा के लाया जा सकता है, क्योंकि 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं और सरकार अपने तौर पर सूचीबद्ध तरीके से चीजों की तैयारी कर चुकी है। चौथा राज्य तेलंगाना का है। तेलंगाना के भीतर जो बेटी का जिक्र है उसमें कविता का जिक्र है, और वहां पर बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां पर लगता है राज्य के मुख्यमंत्री को, केसीआर को, कि बेटी साथ में रहनी चाहिए और उसके संवाद बहुत ज्यादा हैं चुनाव के वक्त में और वो नहीं रहेंगी तो छवि धूमिल हो जाएगी, तो इस छवि का एक्सपेरिमेंट और उस वोट का ट्रांसफर होना, क्योंकि बीजेपी इस दौर में तेलंगाना से गायब सी हो गई और लगातार उसके वोट परसेंटेज जो सर्वे में निकल आ रहे हैं वो सिंगल डिजिट में आकर खड़े हो गए। अब उसको यह फैसला करना है कि सूची पर कार्रवाई की जाए या ना किया जाए, क्योंकि यह लिस्ट भी तैयार है जो ईडी की लिस्ट है। उसने 2 बार बुलाया, दोनों बार, एक बार स्केप की, एक बार आई, उसके बाद इतना घबरा गई कि उसके बाद केसीआर ने समझौता ही कर लिया, और समझौता नहीं किया तो राजनीतिक तौर पर एक सहमति सी बन गई, जो मैसेज बार बार कांग्रेस जिसको दोहराती रही। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता इस फरिश्त में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सत्ता जहां पर है उसमें सिर्फ नेता का नाम बघेल है। दूसरी तरफ गहलोत के भाई का नाम भी है, लेकिन उनको डिस्टर्ब करने से लाभ होगा या घाटा होगा, यह भी परखने की बात है, जो परखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बघेल और उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है वह तो जेल में अभी से ही तैनात है, उनको जेल में रखा जा चुका है, जो खास तौर से 3 बड़े अधिकारी जो उनके करीब के हैं और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको लेकर भी तैयारी है। तमिलनाडु में आज ही सैंड माफिया पर छापा पड़ा और ईडी अपने तौर पर संकेत दे रही है कि सत्ता किस तरीके से काम करती है, कार्रवाई करती है, और उसके बाद दायरे में स्टालिन भी कभी भी आ सकते हैं। और सवाल सिर्फ स्टालिन का नहीं है, जो पूरी की पूरी जांच जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जब लिस्ट, तो उसमें उन्होंने ए राजा का नाम लिया, कनिमोझी का नाम लिया, दयानिधि मारन का नाम लिया, पलना स्वामी का नाम लिया। ये नाम सब बताने के लिए काफी है कि राज्य में, तमिलनाडु के भीतर बीजेपी हो या ना हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसने बना लिया कि अगर एक को डालेंगे तो सभी को डालेंगे, और अगर सभी को नहीं डालेंगे तो सभी को डराएंगे और अपने अनुकूल कर लेंगे, इन 2 परिस्थिति में उसकी अपनी तैयारी अपने तौर पर है, जिसके लिए ईडी और सीबीआई के अधिकारी बाखूबी सारी चीजों को परख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सभी को डाल दिया जाए और छवि इससे बीजेपी की ठीक हो जाएगी, या फिर जेल में जाने के बाद विपक्ष का नेता कहीं बड़ा नेता हो जाता है और उसकी पहचान जनता के बीच और बड़ी हो जाती है और वो वोटों को अपने साथ तब्दील करने की स्थिति में रहता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके समानांतर एक सवाल और चल रहा है। पहली बार अगर नौकरशाहों को लेकर जो पुरानी फाइल खुलेगी, उसमें किसकी फाइल खुलेगी? हम डिपार्टमेंट्स बतलाते हैं जिससे कुछ चीजें और साफ होंगी। सेंट्रल एक्साइज, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पासपोर्ट ऑफिसर्स, बीसीसीएल जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, एनआईएसीएल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, ये पुराने दौर में 2014 से पुराने की परिस्थिति में है। कावेरी नगर निगम जो कर्नाटक में जिसका दफ्तर है, आंध्र प्रदेश वुमेन्स कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन, तमिलनाडु का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस के भीतर जो अधिकारी थे उन पर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो था गोवा का उसके भीतर, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो दिल्ली के भीतर कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, पश्चिम बंगाल के 6 आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम के भीतर के अधिकारी हैं जो उस दौर में कहीं पर उनके ऊपर निशाना था, एनएचआरएम यानी नेशनल ह्यूमन हेल्थ मिशन के तहत जुड़ने वाले लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज बहुत साफ है कि अब इस देश के भीतर में वह नौकरशाह
जो अभी तक सोचता रहा कि दरअसल वह पाक साफ स्वच्छ है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और वह थोड़ा अपने तरीके से चीजों को परखे, तो वह कितना इंडिपेंडेंट रह पाएगा, यह अपने आप में अब सवाल इसलिए है क्योंकि जब नेताओं को नहीं बख्शा, जब मुख्यमंत्रियों को नहीं बख्शा, जब राहुल गांधी को नहीं बख्शा, तो फिर ब्यूरोक्रेट की क्या स्थिति है? उसको लेकर कौन पूछेगा, किस रूप में पूछेगा और कौन आवाज उठाएगा? उसके पीछे तो अपना परिवार होगा और उसकी अपनी सामाजिक मान्यता होगी। तो एक झटके में राजनीति के उस मर्म को जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए कि अगर सत्ता चाहती है इस देश के भीतर का सिस्टम चुनाव को लेकर सक्रिय हो जाए और वह भी उनके अनुकूल सक्रिय हो जाए, तो रोकेगा कौन? रोक सकती है सिर्फ जनता, और उस जनता के साथ वो तमाम प्लेयर्स इस दौर में राजनीतिक तौर पर इतने सक्रिय हो जाएं जिस इंडिया को सक्रिय होना है, जो अभी तक सक्रियता नजर उसकी आ नहीं रही है। लेकिन जनता को अगर सक्रिय होना है तो उसके भीतर यह सवाल अब खड़े होने चाहिए। लेकिन बहरहाल नौकरशाहों की फहरिस्त में कुछ और परिस्थिति निकल कर आती है, खासतौर से बीते 5 साल में, यानी जब 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले से जो नौकरशाही को अपने दायरे में लेने की परिस्थिति शुरू हुई, तो 2023 तक जनवरी के महीने तक कितने नौकरशाह थे जो कि इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी सक्रिय हो गई? 216 नौकरशाह थे। उसमें महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 39 नौकरशाह, दिल्ली के 21 नौकरशाह, उत्तर प्रदेश के 17 नौकरशाह, कर्नाटक के 14 नौकरशाह, बिहार के 12 नौकरशाह, तमिलनाडु के 11 नौकरशाह, गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, किसी राज्य के 8, किसी राज्य के 9 नौकरशाह। लेकिन उसके आगे का एक सवाल यहां और है। सीवीसी नौकरशाहों की जो पूरी रिपोर्ट तैयार करता और इनके खिलाफ रेकमेंड करता है कि इनके खिलाफ जांच की जा सकती है, उनकी फहरिस्त इस देश के भीतर में जो चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं उसमें डीएम भी आता है, उसमें बीडीओ भी आता है। और यह जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, अगर जो 2 लिस्ट जो सौंपी गई, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 13,500 नौकरशाहों की लिस्ट सीवीसी के जरिए निकली है। 12,756 पहली लिस्ट थी और 887 की दूसरी लिस्ट थी। अब यह बताने के लिए काफी है कि किस तेजी से सरकार काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, और या फिर इस दौर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने तौर पर जो राजनीतिक बिसात बिछाते हैं वह भी किस तेजी से काम कर रहे होंगे। क्योंकि जब दायरे के भीतर 6 राज्यों के सीएम है, बंगाल, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्रभावी शरद पवार हों, तो कोऑपरेटिव की फाइल तैयार है, और अगर शिवसेना तैयार है तो बीएमसी की फाइल तैयार है। तो क्या इन फाइलों के जरिए और नई फाइल बनाने की परिस्थिति के भीतर सरकार को सिर्फ निर्णय लेना है? और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके बाद जो ईडी और सीबीआई नए तरीके से पूरी राजनीतिक पहल करेगी, राजनीतिक नहीं कहते हैं यहां पर, कहते हैं कानूनी पहल करेगी, जो कि राजनीति का हित साधने की दिशा में जा रहा हो सकता है। आप भी इनकार नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर कौन है? कांग्रेस दरअसल 2 राज्यों को अगर आप परखिए और उनके नेताओं को परखिए तो उसमें एक हरियाणा का नाम आता है। वहां पर सबसे प्रभावी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनकी लिस्ट में भी नाम है, ईडी और सीबीआई दोनों की लिस्ट में नाम है। और जो जमीन का मामला है, गुड़गांव और उसके अगल बगल का वो जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कैसे किस रूप में किया गया, वो पूरी लिस्ट तैयार है। तो किसी दिन भी तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार की भी लिस्ट तैयार है। कर्नाटक में वही ना कह रहे हैं कि हम लगभग 20 सीट तो जीत ही जाएंगे, तो फिर कितनी मुश्किल लगेगी कि अगर उनको ही उस दायरे से हटाकर एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो। तीसरा, महाराष्ट्र के भीतर अशोक चौहान का नाम आता है, उनका भी नाम है, तो अशोक चौहान भी कैसे बचेंगे? बाकी नाम इसलिए मैटर नहीं करता चिदम्बरम, सरीखा की वह चुनाव में प्रभावी इस रूप में नहीं हो पाएंगे। और राजनीति का मिजाज देखिए, चंद्रबाबू नायडू से एक वक्त समझौता हो रहा था, एक तस्वीर बड़ी निकल कर आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू को कुर्सी पर बैठा रहे हैं, वो बैठना नहीं चाह रहे हैं, फिर बैठा रहे हैं, वो फिर उठ रहे हैं, वो फिर बैठा रहे हैं, यारी यहां तक थी। और वही चंद्रबाबू नायडू अगर सीआईडी के जरिए, स्टेट सीआईडी के जरिए जेल में है, तो क्या वाकई दिल्ली की सहमति नहीं रही होगी? या वही वाईएसआर पार्टी के मुखिया अपने तौर पर वहां पर, जिनको खुद जमानत पर हैं, जिनके खिलाफ 4 केसेस ऑलवेज दर्ज हैं, यानी पहले से ही दर्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं? तो राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से अगर कानून चलने लगे
और अगर चुनावी तैयारी इसी रूप में होने लगे तो क्या कुछ होगा, वह पूरी तस्वीर आपके सामने निकल कर आती है। और जो पुराने एमएलए और एमपीज हैं, अगर उसको आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश के 10 हैं, पश्चिम बंगाल के 5 हैं, उत्तर प्रदेश के 6 हैं, केरल के 6 हैं। इसके अलावा इंडिया की फहरिस्त देखिएगा, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की है, इन सभी के सांसदों का और विधायकों की पूरी फहरिस्त जो 56 लोगों की तैयार है, वो सारी की सारी सूची अपने तौर पर इस दौर में सीबीआई और ईडी के पास खड़ी है। आखिरी सवाल, क्या चुनाव को लेकर ऐसी तैयारी इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर कभी किसी ने की होगी? यह जानते समझते हुए कि इस दौर में ईडी को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्रालय ने सीबीआई को हरी झंडी दी। सीबीआई अगली चार्जशीट दाखिल करेगी, तेजस्वी के खिलाफ भी फाइल खुल जाएगी उसके बाद। अब यहां पर जो सवाल सबसे बड़ा है राजनीतिक तौर पर, क्या यह पूरी की पूरी प्रक्रिया को इंडिया समझ रहा है? क्योंकि इंडिया के ही राज्य उस सूची के भीतर खड़े हैं जहां पर कार्रवाई होनी है, और यह कार्रवाई सिस्टमेटिकली किस तरीके से होगी और उन्हीं नौकरशाहों से करवाया जाए जो नौकरशाह सरकार से दूर या उनके नजदीक या उनके जहन में कोई इंडिपेंडेंस की भावना या उनकी स्वायत्तता या उनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रेम रहा हो, क्या उनके जरिए कराया हो, जिससे साफ तौर पर वो कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि वहां भी तो 250 नौकरशाहों की लिस्ट है। तो राजनीतिक तौर पर जब चुनाव का ऐलान होता है तो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के तहत होता है और वहां पर स्टेट पावर खत्म हो जाता है नोटिफिकेशन के बाद से। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी फौज तो है नहीं, उसको भी उन्हीं नौकरशाहों से काम कराना है। नेताओं को शायद राहत मिल जाए, लेकिन नौकरशाह तो वही हैं। तो गिरफ्तारी, छापा, पूछताछ नहीं तो चुनाव की प्रक्रिया में चले जाना, यह राजनीति की काट क्या होगी? नेताओं के पास इसकी काट होती नहीं है, इसकी काट सिर्फ और सिर्फ जनता के पास होती है। सोचना उसी को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।